अगर आपको यह लगता है कि मैं अपने हिंदू होने से घृणा करना शुरू कर दूं और हिंदुइज्म को और हिंदुओं को गालियां देना शुरू कर दूं, तो 14-15 साल हुए थे सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म, 16-17 साल हुए होंगे, सेकंड वर्ल्ड वॉर हाल ही में खत्म हुआ था और यह सब मामला शुरू हो गया। जहां पे उसका रोवर लैंड करा, उसका उस जगह का नाम रख दिया शिव शक्ति। अब इसके पीछे कुड़कुड़ होना शुरू हो गई। जो देश सरहद पार टेररिस्ट भेजते हैं वो देश बहुत गलत है। अचानक बरनौल पाकिस्तान में। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। अच्छा, ऐसा है ना, एक चीज मैं मानता हूं मोदी जी की, यानी ये सब मानते हैं, चाहे वो दिल में कुड़कुड़ करें लेकिन मानते हैं। यार वो ग्रीस में थे, ठीक है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। ग्रीस में थे वो, ग्रीस से उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा डायरेक्टली बैंगलोर और इसरो के जो साइंटिस्ट्स हैं, है ना, मैं उनको पहले शुभकामनाएं अपनी देकर आऊंगा, उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूंगा, उनको मुबारकबाद। देखो ना, ये होती है लीडरशिप दोस्तों। लीडरशिप यही है, ठीक है। आप ये नहीं कह रहे कि आप दिल्ली में बैठेंगे प्रधानमंत्री निवास पे और इसरो के साइंटिस्ट को बोला अच्छा ठीक है अब तुम्हारा चंद्रयान 3 का हो गया, वेरी गुड, आओ मेरे पास, दिल्ली आ जाओ। ही कुड हैव डन दैट, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। नहीं, मैं जाऊंगा तुम्हारे पास क्योंकि हीरो तुम हो। तो ये बहुत बड़ी बात है यार, दिस इज ट्रिमेंडस, एब्सोल्युटली, ये ट्रिमेंडस चीज है और मैं सल्यूट करता हूं। और यही चीज भारत को चाहिए, इस किस्म की लीडरशिप जहां पे एक बंदा ये बोले कि ठीक है मैं प्रधानमंत्री हूं लेकिन मैं तुम्हारे घर आऊंगा, आई विल कम टू योर प्लेस, आई विल कम टू योर ऑफिस एंड आई विल कॉन्ग्रेचुलेट यू देयर। अच्छा, 2-3 अनाउंसमेंट करिए, मैं इसके पीछे भी आपको फिलॉसफी समझाता हूं दोस्तों। इसके पीछे भी ना बड़ी किट 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 शुरू हो गई, सोशल मीडिया पे किट किट होती है, ठीक है ना। आप सिर्फ ये बोल दें कि मतलब कि आज दिन है, अभी आपको सिर्फ ये बोलना है कि 3 बज रहे हैं दोपहर, मतलब ये ना दोपहर के 3 बज रहे हैं अभी। ओ भाई साहब, उसमें बोले 3 कैसे बज रहे हैं, जब मैंने देखा था तो 5 बज रहे थे, इसलिए अभी 5 बज रहे हैं। ये सोशल मीडिया पे ऐसी बहसें हो जाती हैं फालतू की। जहां पे चंद्रयान 2 ने अपने इम्प्रिंट छोड़े, राइट, जहां पे चंद्रयान 2, उसका नाम रखा है तिरंगा पॉइंट, उसका नाम रखा है तिरंगा पॉइंट। और जहां पे चंद्रयान 3 का हुआ, ठीक है, जहां पे उसका रोवर लैंड करा, उसका उस जगह का नाम रख दिया शिव शक्ति। अब इसके पीछे कुड़कुड़ होना शुरू हो गई सोशल मीडिया पर। कुड़कुड़ क्या हो गई भाई? कुड़कुड़ हो गई शिव शक्ति, फिर आप हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, फिर आप हिंदुइज्म की बात कर रहे हैं, फिर आप एक सेक्युलर कंट्री में हिंदू चीजें ला रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, वही लोग जो बोलते हैं ना, वो कहते हैं हम अपनी इंडियन आर्मी की बड़ी इज्जत करते हैं। अब आप बोलेंगे मेजर साहब इंडियन आर्मी कहां से आ गई बीच में, हम तो इसरो की बात कर रहे हैं। इंडियन आ रही बीच में भैया, आ चुकी है बीच में, आने रही, आ चुकी है बीच में। अब मैं आपको बताता हूं इंडियन आर्मी के जो ऑपरेशंस हैं, राइट, उनके नाम मैं आपको बताता हूं। जो श्रीलंका में ऑपरेशन करा था एलटीटी के खिलाफ, आपको पता है ना, लेट 80s में ऑपरेशन हुआ था एलटीटी के खिलाफ, इंडियन आर्मी का ऑपरेशन, उसका नाम क्या था? उसमें एयरफोर्स भी थी इन्वॉल्व, उसमें नेवी का भी बहुत काम था, लेकिन उस ऑपरेशन का नाम क्या था? उसका नाम था ऑपरेशन पवन। ऑपरेशन पवन, ये पवन, हम पवन पुत्र किसको बोलते हैं? आपको बेहतर पता है ना, मुझसे अच्छा आप जानते हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेशन हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में जो ऑपरेशन हुआ था इंडियन आर्मी का, कई हो चुके हैं, उसमें से एक ऑपरेशन था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था ऑपरेशन बजरंग। ऑपरेशन बजरंग उसका नाम था ऑपरेशन का, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर, ऑपरेशन मेघदूत, ठीक है। ये जो नाम प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया ना शिव शक्ति, मुझे याद आया जब मैंने पढ़ा ओटीए में, जब हम लोग थे तो हमारी भी एक एक्सरसाइज होती थी, उसका नाम भी शिव शक्ति था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसका नाम भी शिव शक्ति था। तो ये सब कहना ना कि ये ऐसा, हम क्या नाम दे दें यार उसको? जो हमारे संस्कृति का होगा, हमारे संस्कारों का, वही तो नाम देंगे। हम कोई ब्लू पॉइंट, रेड पॉइंट, येलो पॉइंट ऐसा थोड़ा ना देंगे। जो लोगों को प्रेरित करे वो नाम देंगे। और ये ना, जो देखो, सेक्युलर होना अच्छी बात है, मैं भी सेक्युलर हूं, मैं भी लिबरल हूं, राइट, और मैं हिंदू भी हूं। तो अगर आपको यह लगता है कि मैं अपने हिंदू होने से घृणा करना शुरू कर दूं और हिंदुइज्म को और हिंदुओं को गालियां देना शुरू कर दूं, तभी आप मुझे मानेंगे सेक्युलर, तो भाई साहब हाथ जुड़वा लो, ये तो ना होगा, ठीक है ना। हम हैं, हम सबकी इज्जत करते हैं और सबसे उम्मीद रखते हैं कि आप हमारी भी इज्जत करो जैसे हम आपकी इज्जत कर रहे हैं। इसमें ऐसा क्या, किसकी भैंस खोल ली यार, किसकी जायदाद मांग ली हमने? ये लोग यही चाहते हैं। सेक्युलरिज्म का इनका जो डेफिनेशन है, सेक्युलरिज्म का दोस्तों असली डेफिनेशन क्या है, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट रखा है नाम। सेक्युलरिज्म का ये डेफिनेशन है, एक्चुअली जो ओरिजिनल डेफिनेशन है, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। ओरिजिनल डेफिनेशन है जो यूरोपियंस ने दी थी, सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट। यहां में चर्च था, जो क्रिश्चियन चर्च था, वो बड़ा पावरफुल था
और वो हावी हो जाता था सरकार के ऊपर। तो बोला कि सेकुलरिज्म वो होगी जहां पे स्टेट अलग होगा, चर्च अलग होगा, राइट? यानी कि धार्मिक मामले अलग होंगे और जो सियासी मामले होंगे या पॉलिटिकल मामले होंगे, राजनीतिक मामले होंगे, सरकारी मामले होंगे, वो अलग होंगे। इन दोनों में कोई मेल मिलाप नहीं होगा, दूर होंगे। ये अपनी दुनिया, ये अपनी दुनिया, राइट? तो ऐसे शुरू हुआ जो ओरिजिन था वर्ड सेक्युलर का। फिर सेक्युलरिज्म को आगे बढ़ाया। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये कहते हैं कि सारे धर्म बराबर हैं, सारे धर्म बराबर हैं, राइट? और आप 99.9% हिंदू से बात करना, उनकी लड़ाई बराबरी की है। और आप बोलेंगे ऐसी बराबरी कैसी? जिस देश में 85% हिंदू हैं वो बात कर रहे हैं बराबरी की, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको तो सब पे हावी हो जाना चाहिए, आप तो ये बन जाना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए। अगर 85% हिंदू चाहते तो बन चुका होता। ये नहीं क्यों नहीं बन रहा है हिंदू राष्ट्र? इसलिए क्योंकि 85% हिंदू नहीं चाहते। ये मैं आपको एक सच्ची बात बता रहा हूं, और मैं सेक्युलर हूं, मैं लिबरल हूं, तब मैं आपको बता रहा हूं कि ये देश डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि इसमें 85% हिंदू है। जिस दिन ऐसा नहीं रहेगा उस दिन इसका टाटा फेस हो जाएगा मामला, हमारे जो सेक्युलर फैब्रिक का। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, ये हमारी होली बुक है, ये हमारी मुकद्दस किताब है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने वाला भी तो चाहिए। तो ये तो बात हो गई शिव शक्ति पॉइंट की, ठीक है? अब शिव शक्ति पॉइंट के बारे में लोग बोलेंगे तो हम जैसे बोले कि भक्त तो आवाज तो उठाएंगे यार, तो हमने आवाज उठा ली। अच्छा, अब देखो यार, मैं कभी ना बीजेपी कांग्रेस नहीं करना चाहता। आप मेरे इतने सालों से आपका आशीर्वाद बना रहा, आपका प्यार बना रहा, मैंने कभी कांग्रेस बीजेपी ये फलाने ये पार्टी मैंने बात नहीं करी। मैं तभी आता हूं बीच में जब कोई पार्टी मुंह खोलती है और हमारी सुरक्षा के बारे में बात करती है, डिफेंस के बारे में बात करती है, नेशनल सिक्योरिटी के, वरना मेरा कोई लेना देना नहीं यार। आपको क्या लगता है हम कर्नाटक में चुनाव जीत गए? ओ भैया, तुम कर्नाटक में जीत गए, तुम दिल्ली में भी जीत जाओ यार, तुम तमिलनाडु में जीत जाओ, तुम पंजाब में जीत जाओ, तुम्हें जहां मर्जी जीतना है तुम जीत लो यार, मेरा क्या उससे लेना देना? मैं तो बात नहीं करता राजनीतिक मामलों में, तो तुम क्यों नेशनल सिक्योरिटी के मामलों में बात करते हो? एक बात बताओ, जब फौजी नहीं बात करता पॉलिटिक्स पे, तो आप लोग क्यों बात करते हैं फौज का? अब आप बोलेंगे हमारा हक है, बिल्कुल हक है, हमारा संवैधानिक हक है, बिल्कुल आपका संवैधानिक हक है। तो मैं भी तो भारत का सिटीजन हूं भाई, मेरा भी तो वोटर आईडी कार्ड है, मेरा भी तो आधार कार्ड है, मेरा भी तो पासपोर्ट है, मेरा भी तो पैन कार्ड है, मैं भी तो टैक्स देता हूं। तो क्या मैं बात नहीं कर सकता? मैं करता नहीं हूं, मेरी चॉइस है, लेकिन आज मैं करूंगा, और आज राजनीतिक बात होके रहेगी यार। राहुल गांधी गए लद्दाख, उन्होंने वही पुराना अपना गाना सुनाया कि इतने हजार किलोमीटर जमीन घेर ली है, ये कर लिया, वो कर लिया। कल रात को मैं अर्नब के साथ डिबेट पे बैठा था, वही गाना गा रहे वहां पे। मैंने पूछा साहब आपको कैसे पता? कि लोकल्स ने बताया। कुछ नहीं बताया लोकल्स ने वहां पे, ये सब झूठी बातें, सब झूठी बातें। वहां पे पार्टी के कार्यकर्ता थे जिन्होंने बोला कि आप ये बोल दो, बहुत अच्छा मामला रहेगा। एक रिकॉर्डिंग भी आई थी इसकी, एक रिकॉर्डिंग भी आई थी। कारगिल से कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता था जो ये, उसकी रिकॉर्डिंग अगर आप ढूंढेंगे, आई थिंक कांग्रेस का था, किसी और पार्टी का था वो, आप ढूंढेंगे आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मिल जाएगी। कारगिल या कहीं से उसका लेना देना था, जो कह रहा था कि अच्छा चाइनीज आ जाएं तो बेहतर है, और ये सब दुनिया भर की बातें कर रहा था। जब वो गलवान शलवान का मामला चल रहा था ना, तब की बात है यार। मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं, ये ना राजनीतिक, मैं तो राहुल गांधी जी से एक बात कहूंगा, सर आप मेहनत करो, दबा के मेहनत करो, आप चुनाव जीतो। चुनाव जीतने नहीं है, चुनाव आपने जीतना नहीं है, और आपने ऐसी बात करनी है कि देश का मूड खराब हो, और फिर आपने बोलना है कि हम चुनाव क्यों नहीं जीत रहे। ओ भाई साहब, आप गलत बात करोगे तो लोग वोट कैसे देंगे आपको? आप कह रहे हैं इतने हजार किलोमीटर। मैं नेहरू के टाइम पे नहीं जा रहा, ठीक है, कि नेहरू जी ने ये कर दिया, नेहरू जी ने वो कर दिया, नेहरू जी की वजह से जमीन चली गई, जो कि सच है यार, गई थी, ठीक है, गई थी जमीन उनके टाइम पे, राइट। लेकिन कांग्रेसी कहते हैं यार फिर आप नेहरू पे आ गए। कल रात की डिबेट में भी यही हो रहा था, आप फिर नेहरू पे आ गए, फिर नेहरू पे आ गए। अरे बात बताओ, लद्दाख में नेहरू की बात करना शुरू किसने करा? राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जी थे वहां पे जो कह रहे थे कि यार नेहरू ये अपने दादा परदादा की, नाना की वो बात कर रहे थे। आप कर सकते हो तो ठीक है, हम करें तो दिक्कत है। भाई साहब एक बात मैं आपको बताता हूं, ठीक है, वहां पे इंडियन आर्मी खड़ी है बॉर्डर पे। उस जमाने में 1962 या उसके पहले इतनी इंडियन आर्मी नहीं थी, बहुत छोटी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, है ना, ज्यादा वक्त नहीं हुआ था, 14-15 साल हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए, 16-17 साल हुए होंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हाल ही में खत्म हुआ था, और ये सब मामला शुरू हो गया इनका, ठीक है। तो उस समय इंडियन आर्मी डिसबैंड हो चुकी थी,
अंग्रेजों के जाते जाते काफी हद तक। मतलब आप करिए 10-20 लाख लोग डिसबैंड हो गए थे उस समय, ये आलम था। मेरा ये कहने का मतलब है यार कि एक छोटी सी बात आप समझो, ठीक है, जस्ट स्मॉल लिटिल थिंग। आप लद्दाख गए, आप ले गए, आप थोड़ा पेंगोंग सो लेक गए, आपने बोला कि नहीं मैंने पेंगोंग सो लेक पे जाके देखा कि जमीन चली गई है। और भाई साहब लेक के अंदर पानी होता है, वहां पे जमीन कहां से देख लिया आपने? और पेंगोंग सो लेक तो उसका मेजॉरिटी लेक तो वैसे ही चाइना के पास है। वो चाइना के पास आज से नहीं, वो 70-80 साल से चाइना के पास है। कब से चाइना के पास है पेंगोंग सो लेक? तो ऐसा नहीं कि पेंगोंग सो लेक था उन्हीं के पास। अब मैं यहां पे बताने लगा कल की डिबेट में कि जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल होती है वो एक्चुअली परसेप्शनल है। कोई लाइन ऑफ कंट्रोल ऐसी है नहीं, कोई लकीर जिसको हम लाइन ऑफ कंट्रोल बोलें। चाइनीज कुछ को मानते हैं, हम लोग कुछ को मानते हैं। और इतना कौन सुनता है यार डिबेट में? इतना तो कौन सुनता है? नहीं 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 ये हो ना। तो यार मैं सिर्फ ये कहता हूं, मैं जितने भी पॉलिटिशियंस हैं ना, स्पोक्स पर्सन जो है किसी भी पार्टी को यार, किसी, मैं कह रहा हूं कोई एक पार्टी नहीं, सबके। यार मैं एक फौजी के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं हाथ जोड़ के, फौजी मामलों में बोलना बंद कर दो, ठीक है? मैं तो अगर ये देख लेता हूं ना कि फौजी मामले में अगर मुझे को बोलता है कि आप बात करो, अगर मैं देख लेता हूं मेरा फौज का कोई सीनियर वहां पे कोई बैठे हैं मेरे सीनियर फौज के, मैं चुप होता हूं, मैं कहता हूं सर आप बोलो, आपके ज्यादा एक्सपीरियंस है, यू आर मोर क्वालिफाइड देन मी। अगर वहां पे जनरल बख्शी बैठे हैं, ठीक है ना, इफ जनरल बख्शी सिटिंग देयर और सम अदर जनरल इज सिटिंग देयर, कर्नल साहब, ब्रिगेडियर साहब हु सीनियर टू मी, यार मेरे सीनियर हैं, वो बताएंगे। और अगर फिर मेरा मौका आएगा बाद में तो आई विल पुट अप माय पॉइंट, नो डाउट आई विल ऑल्सो स्पीक, बट दे आर मोर क्वालिफाइड यार। इनका, ये नेताओं का बड़ा अच्छा मामला है, ठीक है? अथॉरिटी इनकी पूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी जीरो है। ये बात मैंने देखा है नेताओं में। अथॉरिटी इनकी 100% है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो। आप कुछ भी आप कह दें, राहुल जी का स्टेटमेंट, शूट एंड स्कूट कहते हैं ना उसको फौज में कहा जाता है, शूट एंड स्कूट, ठोको गोली, गोली मारो भाग जाओ। समझ रहे हैं आप? गोली मारो भाग जाओ, फिर चुपचाप घर से निकलो, देखा था मैं, देखा, ठक से गोली मारी भाग जाओ। इन्होंने बोला कि मोदी जी ने 59,000 करोड़, ठीक है, 59,000 करोड़ रुपीस अंबानी को दे दिए। चौकीदार चोर है, बोल दिया इन्होंने। इन्हीं का नारा था ना, चौकीदार इन्हीं का नारा था ना कि चोर है, इन्होंने बोल दिया चौकीदार। अब मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूं, अगर हमने 59,000 करोड़ हमने अंबानी को दे दिए, तो फ्रांस ने जो आपको 36 राइफल दिए तो फ्री में दिए थे। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरा लिफाफे के अंदर, सरकार ने बोला कि हम इसको सबके सामने नहीं कर सकते, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, लेकिन हां सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार है, हम पूरा लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट आपको देते हैं। हम नहीं कर सकते। ये लोग क्या चाहते हैं कि, देखिए बात ये होती है ना कि सर्जिकल स्ट्राइक कैसे हुई, हमें भी वीडियो दिखाओ, राइट? ये सर्जिकल स्ट्राइक है। इन्होंने बोला हुई नहीं सर्जिकल स्ट्राइक। अब उन फौजियों के दिल में क्या बीती होगी कि यार तुम लोगों के लिए हम अपनी जान जोखिम में डालते हैं, फिर तुम बकवास करते हो, राइट? बालाकोट कुछ नहीं हुआ, नवजोत सिंह सिद्धू क्या बोल रहा था, नहीं कुछ पेड़ गिरे, कुछ कौवे मरे, फिर जाके वहां पे जनरल बाजवा के गले मिल रहा है। वो तो पाकिस्तानी एजेंट है। ओ भाई तुम क्यों जाके दुश्मन के उससे गले मिल रहे हो यार? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारा क्या मतलब है? तो भाई मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों आप ऐसी गलत चीज करते हो जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को दिक्कत पहुंचे या लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन बैठे? ठीक है ना? अब मैं एक और चीज पूछना चाहता हूं। ये कहते हैं फौज की बड़ी, हर डिबेट में देखना, ये हर बार फौज से ऐसे उल्टे सीधे सवाल पूछते हैं जो फौज कहती है यार ये पता नहीं, अजीब सा क्वेश्चन है यार, ये तो हमें पता ही नहीं इसके बारे में। कुछ भी बोल देंगे ये कुछ भी बोल देंगे, ठीक है? और फिर बोलेंगे हम फौज की बड़ी इज्जत करते हैं, ये इज्जत करते हैं। इन्होंने बोला था लेट जनरल बिपिन रावत इतना महान जनरल, इतना अच्छा शख्स, इतना अच्छा इंसान, उसके बारे में कहा था ये सड़क का गुंडा है। कहा था नहीं कहा था संदीप दीक्षित ने? ये ऐसे ही काम करते हैं, और तब भी काम करते हैं जब कोई बायलैटरल मीटिंग होती है, कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है ना। अब मोदी जी शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, कहां मिल रहे हैं? जोहानिसबर्ग में। लद्दाख की बात हो रही है। आपने मीडिया में पढ़ा, मोदी जी ने बात करी शी जिनपिंग से, लद्दाख के बारे में बात हो रही है। उसी के 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी कहते हैं कि यार लद्दाख में तो ना जमीन ले ली चाइनीज ने। और ये ऐसा 3-4 बार पहले भी कर चुके हैं। जब भी मीटिंग होगी फट से उसी के बारे में कमेंट करना और किसी के बारे में नहीं। ये बिल्कुल वेल टाइम्ड, वेल कोरियोग्राफ्ड है। बॉस आपका एजेंडा क्या है? क्यों कर रहे हो ऐसा? फिर मुझे मैसेज आते हैं कि मेजर साहब आप फौजी हैं, ये पॉलिटिकल मामलों पे आपको शोभा नहीं देता। अच्छा, तुम्हें फौजियों के मामले में बोलने में शोभा देता है? अगर तुम अंदर घुसोगे तो हम भी अंदर घुसेंगे, फिर तुम्हें बुरा लगेगा, ठीक है? फिर तुम, और एक फौजी की ना एक नेता से कहीं ज्यादा क्रेडिबिलिटी होती है, ठीक है? हम लोग चुनाव नहीं लड़ते, इसका मतलब ये मत समझना कि बिल्कुल हमें वो नहीं है।
सूझबूझ नहीं है, हम बोलते नहीं है। आपने टीवी पे देखा होगा, जनरली 90% फौजीज पॉलिटिक्स के मामले में नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग वैसे है कि चुप रहो यार, पॉलिटिक्स के बारे में मत बोलो, ये नेताओं का काम है, तुम अपने देश की रक्षा करो। लेकिन भाई साहब ऐसा मत समझना, फॉर ग्रांटेड मत ले लेना कि तुम फौज के बारे में कुछ भी बोलोगे और यहां से जवाबी कार्रवाई नहीं होगी। ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा दोस्तों, एक और खबर आई है, मैं आपको बता दूं, जो ग्रीस गए थे प्रधानमंत्री, मैडम ग्रीस से डायरेक्टली वो बैंगलोर आए, आज ही सवेरे आए वो बैंगलोर, तो ग्रीस से फ्लाई होकर आए थे। ग्रीस में उनको 40 साल के बाद कोई भारतीय प्राइम मिनिस्टर गया ग्रीस। आफ्टर 40 years सम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज गॉन टू ग्रीस। 40 साल पहले को गया था, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी गए हैं और वहां पे उनको ग्रीक प्रेसिडेंट कैटरीन एन सेकेलरोपोलू ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, जो उनका हाईएस्ट, जो उनका जैसे हमारे यहां आप ये लगा लीजिए कि भारत रत्न है, फॉर एग्जांपल उदाहरण के लिए दे रहे हैं, जैसे हमारा भारत रत्न है, वो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को दिया है उन्होंने, और बड़ी उनको रिस्पेक्ट से, बड़ा प्रोटोकॉल से, बड़ी इज्जत से उनको वेलकम करा है। और बायलैटरल ट्रेड को डबल करने की बात करी है प्रधानमंत्री मोदी ने और बोला है कि माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप टू फैसिलिटेट स्किल्ड माइग्रेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ग्रीस वाले इंडिया के काम करेंगे, इंडिया वाले ग्रीस जाके काम करेंगे, और टेररिज्म को कंडेम करते हुए बोला है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर बात हुई है। ये मोदी जी जब भी जाते हैं क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और पाकिस्तान का नाम नहीं लेते, फिर पाकिस्तान में ना बर्नौल की जो सेल होती है अपने आप जुम हो जाती है ऊपर। पता नहीं क्या करते हैं मोदी जी, कहते हैं कि यार जो देश सरहद पार टेररिस्ट भेजते हैं वो देश बहुत गलत है। अचानक बर्नौल पाकिस्तान में आउट ऑफ स्टॉक, सब पागल हो, बर्नौल लाओ, बर्नौल है ही नहीं, बर्नौल है ही नहीं क्योंकि सब लगा चुके हैं, यू नो वेयर। अच्छा जी, फ्री ओपन एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक की बात करी है, और भाई साहब दोबारा बिकेगा बर्नौल। एजियन सी की जो कन्फ्लिक्ट है, मैं चाहता हूं गूगल पे जाएं और देखें एजियन सी की क्या कन्फ्लिक्ट है। बेसिकली ग्रीस के साथ भारत ने हाथ मिलाया, डिफेंस पैक्ट उनके साथ साइन करी है और डिफेंस की अंडरस्टैंडिंग उनके साथ हुई है, और तुर्की में इसकी वजह से बर्नौल की सेल बढ़ चुकी है दोस्तों, तालियां। तुर्की में बर्नौल की सेल बढ़ चुकी है और सब लोग बहुत परेशान है तुर्की में कि ये क्या कर दिया। ठीक है, कभी आर्मीनिया को ये दे दिया, कभी ग्रीस के साथ ये कर दिया, अब अजरबैजान भी दुखी है क्योंकि तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान भाई प्रा हैं एक दूसरे, हैं जी, तो उनका मोदी जी ने स्क्रू टाइट करके आए हैं। ये स्टोरी है बेसिकली। ठीक है जी। अच्छा दोस्तों, अगली खबर पे चलते हैं और अगली खबर यह है कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 19,000 करोड़ रुपए के उसने 5 फ्लीट सपोर्ट शिप्स का ऑर्डर दे दिया है, और पहला जो फ्लीट सपोर्ट शिप है ये 4 साल में आ जाएगा और उसके बाद हर 10 महीने में एक फ्लीट सपोर्ट शिप आएगा। ये फ्लीट सपोर्ट शिप है क्या और फ्लीट सपोर्ट शिप की डिस्प्लेसमेंट क्या है दोस्तों? ये 44,000 टन का, ठीक है, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जितना मोटा मोटी लगा लीजिए, ब्रॉडली स्पीकिंग, गिव और टेक अ फ्यू 100 टन हियर एंड देयर, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर जितने साइज के 5 शिप बन रहे हैं। फ्लीट सपोर्ट शिप क्या है? देखिए, जब एयरक्राफ्ट कैरियर समुद्र के बीच में रहता है ना, तो उसको ईंधन की जरूरत होती है, लोगों को खाने की जरूरत होती है, हथियार की जरूरत होती है, एमुनेशन की जरूरत होती है। आप ये लगा लीजिए कि ये जो फ्लीट सपोर्ट शिप है ना, ये फ्लोटिंग डिपोज हैं, ये फ्लोटिंग डिपो हैं, इसमें लाखों टन तेल भी है। ठीक है जी, लाखों टन तेल इसके अंदर होगा, इसके अंदर खाना होगा, इसके अंदर एमुनेशन होगी, इसके अंदर हथियार होंगे भी। ये फ्लोटिंग एक किस्म से सप्लाई चेन चल रही है आपकी। तो इससे क्या होगा कि जो आपके जहाज हैं, जहाज अगर एक लेवल पे जाके उसका तेल खत्म हो जाता है, बाय द वे, कहीं पे उसका ऑयल खत्म हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, तो वो इनको फोन करके या वायरलेस के थ्रू या सैटेलाइट के थ्रू इनको बोल सकते हैं कि हम यहाँ पे हैं। वो पहले से कोऑर्डिनेटेड रहता है, ये आके उनको खाना पीना भी दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो लड़ने वाले जो जहाज है हमारे, मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूं, जो लड़ने वाले जहाज हैं उनका जो रेंज है वो डबल हो जाएगा। और ये जो 5 जहाज हैं ये जाते रहेंगे, आते रहेंगे, घूमते रहेंगे, सप्लाई करते रहेंगे, ये इनका काम है दोस्तों। और आखिरी खबर आज की, जाइएगा मत, ये जरूर देखिएगा, आई हैव टू ऑर्डर 100 मोर SCA Mark 1A फाइटर जेट्स, LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये तेजस एयरक्राफ्ट है, ये ऑर्डर करेंगे, 100 और करेंगे, और USD 8 अरब डॉलर के इन्होंने ऑर्डर देने हैं इंडियन एयरफोर्स ने जहाज के, क्योंकि इंडियन एयरफोर्स की स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ आई थिंक 31-32 है, उनको 45 तक चाहिए मिनिमम, और वो कह रहे हैं कि साहब हमारी स्क्वाड्रन की स्ट्रेंथ कम हो रही है, तो इसलिए ये लोग 8 अरब डॉलर का ऑर्डर दे रहे हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को कि हमें 100 तेजस विमान और चाहिए। तो आप समझ लीजिए कितनी जल्दी जल्दी इंडिया की मिलिट्री जो पावर है वो डेवलप हो रही है। अब तेजस ही तेजस होंगे। ठीक है जी,
ये पता नहीं कितनी कितनी स्क्वाड्रन, 6-7 स्क्वाड्रन तो निकाल दी इन्होंने इसमें, राइट। तो ये ऑर्डर मिल गया, अब कुछ सालों में ये भी डिलीवरी शुरू हो जाएगी और खत्म भी हो जाएगी। तो दोस्तों आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया ना तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाइए, ऑलराइट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।